क्लास में स्टार्ट किया था IFRS 9, that is financial instruments. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहते किसको हैं, ये हम आई स्टडी 2 में देख के आए थे कि एनी इंस्ट्रूमेंट या एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू एसेट फॉर वन एंटिटी एंड इक्विटी और लायबिलिटी फॉर अनदर कंपनी, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. एग्जाम्पल्स में हमने देखा था कि कोई भी बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, कन्वर्टेबल्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, रिसीवेबल पेएबल हैं, ऑर्डनरी शेयर्स हैं, जिसमें एक नॉर्मली इन्वेस्टर और एक इन्वेस्टी है, एक के पास एसेट है और एक के पास लायबिलिटी या इक्विटी है. तो वो किस तरीके से रिकॉर्ड करेगा, हम वो डिस्कस कर रहे थे. अच्छा, अब IFRS 9 में हम यहाँ पे आए थे कि कोई भी फाइनेंशियल एसेट या लायबिलिटी को हम इनिशियली कैसे रिकॉर्ड करेंगे. तो उसके हवाले से बात हमारे सामने आ रही थी कि फाइनेंशियल एसेट को रिकॉर्ड किया जाएगा उसकी फेयर वैल्यू पे और उसकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो उसमें प्लस की जाएगी. जिस तरह बाकी स्टैंडर्ड्स में भी हमने पढ़ा है, मिसाल IAS 16 में हमने क्या पढ़ा था कि एसेट की कॉस्ट प्लस all costs that are necessary to bring the asset into its working condition intended by the management. वहां वो कॉस्ट होती हैं, यहां पे ये कॉस्ट है और इस कॉस्ट को हम एसेट के अंदर कैपिटलाइज करेंगे. अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या मकसद है कि जब भी हम शेयर्स खरीदेंगे, बॉन्ड्स खरीदेंगे, तो वो खरीदे जाते हैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू. लाइक अगर स्टॉक मार्केट में हम देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं. आपको कभी भी किसी कंपनी के अगर शेयर्स खरीदने हैं तो आप उस ब्रोकर को एक कमीशन पे करते हैं. इसी तरीके से आपने बॉन्ड्स खरीदने हैं तो बॉन्ड्स मार्केट में एक कमीशन पे की जाती है. इवन हमारे पास जो स्टेट बैंक के बॉन्ड्स हैं, वैसे तो आप डायरेक्टली पब्लिक से खरीद सकते हैं, सॉरी डायरेक्टली स्टेट बैंक से खरीद सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आपको मार्केट से उठाने पड़ते हैं. तो उसको खरीदने के ऊपर भी हमें एक कॉस्ट पे करनी होती है, उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट. फाइनेंशियल लायबिलिटी की सूरत में हम फाइनेंशियल लायबिलिटी को भी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उस केस में हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस करेंगे. इश्यू कॉस्ट का बेसिकली क्या मकसद होता है कि जब भी हम बॉन्ड्स इश्यू करना चाहते हैं या ऑर्डनरी शेयर्स इश्यू करना चाहते हैं, तो आपने इन्वेस्टर को एक बॉन्ड फिजिकली पेपर की शेप पे देना होता है. अब जिस तरह स्टेट बैंक हमें नोट्स देती है, 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का है, 50 का है, अब आप देख सकते हो कि वो नोट एक आम कागज जैसा नहीं है, तो उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट इतनी सस्ती नहीं होगी, डेफिनेटली बहुत महंगी होगी. और गवर्नमेंट, स्टेट बैंक इस वजह से उन नोट्स पे इतनी सख्ती करती है या इतने हाई क्वालिटी के बनाती है, हाई सिक्योरिटी फीचर्स रखती है कि कोई भी आम बंदा या कोई भी इदारा उसकी कॉपी ना बना सके. ठीक उसी तरीके से हमारी कंपनी जब बॉन्ड इश्यू करती है तो उन बॉन्ड्स की भी एक खास डिजाइन होती है. उस डिजाइन में फिर सिक्योरिटी फीचर्स भी होते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई भी बंदा देखकर वैसा ही बॉन्ड प्रिंट कर ले. तो उसकी इश्यू कॉस्ट में एक तो आती है उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट. उसके अलावा पब्लिक आपकी कंपनी को नहीं जानती है. आप किसी बैंक को अंडरराइटर बनाते हो और आप बैंक को कहते हैं कि ये बॉन्ड्स
हम इशू करना चाह रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर पैसा आपके अकाउंट्स में जमा करवाएगा। जो जो इन्वेस्टर हमारे बॉन्ड्स खरीदना चाहे वो आपके पास इसकी पेमेंट जमा करवाएगा, आप वो हमें दे दीजिएगा और हम इन्वेस्टर को आपके थ्रू बॉन्ड्स दे देंगे। तो हम बैंक को इन्वॉल्व करते हैं एज एन अंडरराइटर, और बैंक उसकी भी हमसे कॉस्ट चार्ज करता है, जिसको हम कहते हैं इशू कॉस्ट। तो इशू कॉस्ट में हम एज एन एग्जांपल क्या चीज ले रहे हैं, एक तो उनकी प्रिंटिंग कॉस्ट, इसी तरीके से बैंक की चार्जेस, इन कॉस्ट को हम कहते हैं इशू कॉस्ट। या फिर अक्सर ये भी बॉन्ड्स मार्केट के थ्रू इशू किए जाते हैं। जिस तरह आप कभी प्रॉपर्टी के हवाले से देखो कि कोई भी बिल्डर अगर कोई प्लाजा बना रहा है, कोई प्लॉटिंग कर रहा है, कोई सोसाइटी लॉन्च करना चाहता है, तो वो स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड या इससे मिलती जुलती कुछ मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, अपनी मार्केटिंग पूरी और इश्योरेंस पूरी उसको दे देते हैं। इन्वेस्टर को पकड़ के वो लाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर से डायरेक्टली बिल्डर का वास्ता नहीं होता। जबकि इन कंपनीज के पास इसी तरीके से ऑनलाइन आजकल Zameen.com बहुत ज्यादा फेमस जा रहा है। तो Zameen.com को अगर आप उसमें अंडरराइटर बना लेते हो तो वो आपसे कॉस्ट चार्ज करेगा, लेकिन वो इन्वेस्टर्स खुद ही आपको कहीं ना कहीं से पकड़ के देगा। तो ये सिचुएशन होती है कि स्टॉक मार्केट में जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट या इंस्टीट्यूशंस होती हैं, हम उनको कहते हैं कि आप हमारे शेयर्स इशू करें या हमारे बॉन्ड इशू करें, और अपने इन्वेस्टर्स को आप अट्रैक्ट करें कि वो हमारे बॉन्ड्स खरीदें। तो उसके लिए वो जो हमसे चार्जेस लेते हैं उसको हम इशू कॉस्ट कहते हैं। अच्छा, सब्सिक्वेंटली तीन चीजें होती हैं, या तो वो एफईटी पे रखा जाएगा, या एफईटी ओसीआई पे रखा जाएगा, या एमोटाइज्ड कॉस्ट पे रखा जाएगा। एफईटीपीएल का मकसद क्या होगा कि हम रखेंगे उसको फेयर वैल्यू पे थ्रू प्रॉफिट और लॉस, मतलब उसमें फेयर वैल्यू में जो भी मूवमेंट्स आएंगी, गेन्स एंड लॉसेस आएंगे, वो जाएंगे सीधा प्रॉफिट और लॉस में। इसी तरीके से एफईटी ओसीआई हम रखेंगे उसको फेयर वैल्यू पे, लेकिन जो भी चेंजेस आएंगे वो जाएंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। और तीसरा है अमोटाइज्ड कॉस्ट, हम इसको अब फेयर वैल्यू पे नहीं रखेंगे, हम उसको अमोटाइज्ड कॉस्ट पे ही रखेंगे। पहले बात करते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल एसेट्स हैं। फाइनेंशियल एसेट्स का मकसद हमारे लिए एसेट है, किसी और के लिए इक्विटी या लायबिलिटी है। ठीक है, फाइनेंशियल एसेट का मकसद कि हमारी कंपनी इन्वेस्टर है। अब सामने वाली कंपनी ने बॉन्ड्स इशू किए हैं, डिबेंचर्स हैं, कन्वर्टेबल्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ऑर्डनरी शेयर्स हैं, जो कोई भी चीज इशू की होगी, हम इन्वेस्टर हैं, हमने पैसे दिए हैं, तो हमारे लिए क्या है, फाइनेंशियल एसेट है। इसमें दो कैटेगरीज आती हैं, एक है डेट इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरे है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। आप अपनी पोजीशन खराब नहीं करो, आप
इन्वेस्टर है, आपके पास एसेट है। डेट इंस्ट्रूमेंट में हम ये कह सकते हैं कि इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हैं। मतलब आपके लिए एसेट है और सामने वाले के लिए लायबिलिटी है। तो बॉन्ड्स हैं, डिवेंचर्स हैं, कन्वर्टेबल्स हैं, लोन नोट्स हैं, जिसके तहत इश्यूअर आपको गारंटीड कैश फ्लोज देगा। इसको हम कहते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन अगर हम किसी कंपनी के ऑर्डनरी शेयर्स खरीदते हैं तो ना तो हमारा डिविडेंड कॉन्ट्रेक्चुअल होता है और ना ही उसका प्रिंसिपल जो शेयर्स का है वो कॉन्ट्रेक्चुअल होता है। लिहाजा हमारे लिए तो एसेट है, हम तो इन्वेस्टर हैं, लेकिन सामने वाले के लिए लायबिलिटी नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा, अब वैसे हमने मिसाल IAS 16 पढ़ा तो उसमें हमने एसेट को मेजर करने की दो कैटेगरीज पढ़ी। एक रखा था कॉस्ट मॉडल और एक रखा था रिवैल्यूएशन मॉडल। इसी तरीके से IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में एक था कॉस्ट मॉडल, एक था फेयर वैल्यू मॉडल। IAS 38 में आए थे कॉस्ट मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल। यूं तकरीबन स्टैंडर्ड्स हमें कॉस्ट और फेयर वैल्यू का ऑप्शन देते हैं और उन तमाम स्टैंडर्ड्स के अंदर हम एसेट को किस मेथड पे रखना चाहते हैं ये कंपनी डिसाइड करती है। तो कंपनी चाहे तो कॉस्ट मॉडल यूज करे, कंपनी चाहे तो रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करे। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर एक क्लास ऑफ एसेट को आपने रिवैल्यू किया तो एंटायर क्लास ऑफ एसेट्स टू विच दैट एसेट बिलोंग्स मस्ट बी रिवैल्यूड। फेयर, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन रिवैल्यूएशन पे रखना है या नहीं रखना, ये फैसला किसका है? कंपनी का फैसला है। यहां पे हालात कुछ मुख्तलिफ है। पहले हम बात करते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स की। स्टैंडर्ड आपसे ये पूछता है कि आपने ये जो बॉन्ड्स, लोन नोट्स, डिवेंचर्स खरीदे हैं, क्या ये ट्रेडिंग के मकसद से लिए गए हैं? मैं यहां एक्सप्लेन कर देता हूं। हेल्थ फॉर ट्रेडिंग का मकसद फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स एंड लॉसेस, इसको हम कहते हैं मुनाफाखोरी यानी स्पेक्यूलेशन। मिसाल, मार्केट में इंटरेस्ट चल रहा था 12%। आपको पता चला कि अभी हालात कुछ ऐसे हैं कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, यानी अब कुछ अरसे के बाद इन्वेस्टर जो भी बॉन्ड्स खरीदेंगे उस पे इंटरेस्ट कम मिलेगा। लिहाजा जो 12% देने वाला बॉन्ड होगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इन्वेस्टर की नजर में उसकी हैसियत बढ़ जाएगी। लिहाजा आपने ये पॉजिटिव मूवमेंट्स का एडवांटेज लेने के चक्कर में बॉन्ड्स खरीद लिए। जैसे ही बॉन्ड्स आपने खरीदे, अब आपका इरादा यह था कि जैसे ही बढ़ेंगे इसकी वैल्यू बढ़ेगी, हम बेच देंगे। यानी आपका इरादा बॉन्ड्स को लॉन्ग टर्म होल्ड करने का नहीं है, बल्कि शॉर्ट टर्म मार्केट वैल्यू, मार्केट फ्लक्चुएशंस को रियलाइज करने का है। इसको हम कहते हैं हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे हैं ट्रेडिंग के मकसद से,
तो आप ये बॉन्ड्स रखेंगे एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। अब यहां पे आप नहीं डिसाइड कर रहे हैं कि मैं अपने एसेट को किस वैल्यू पे रखना चाह रहा हूं। आपके इंटेंशन से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये किस पे रखा जाएगा। यानी एसेट को किस बेसिस पे रखा जाएगा, ये फैसला आप नहीं करेंगे, बल्कि ये स्टैंडर्ड आपके इंटेंशन से जज करेगा। अगर आपने कह दिया कि नहीं, ट्रेडिंग के लिए नहीं है, तो अगला सवाल आपसे पूछा जाता है कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। पहले आपसे पूछा गया कि क्या आपने ये बॉन्ड्स शॉर्ट टर्म के लिए खरीदे हैं। अगर आपने हां कह दिया था तो इन बॉन्ड्स को, इस एसेट को आपने रखना था एफईडीपीएल पे। अगर आपने मना कर दिया कि नहीं, स्पेकुलेशन नहीं है, इतना शॉर्ट टर्म नहीं है, तो अगला आपसे सवाल किया जा रहा है कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट का। नाउ व्हाट इज कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट? ये टेस्ट कहता है कि इस एसेट में जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हैं, जो कि आपको स्पेसिफाइड डेट्स पे मिलने हैं, एनुअली मिलना है, बाय एनुअली मिलना है, मंथली मिलना है, क्वार्टरली मिलना है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो आपको मिलने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ही है। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस जो स्पेसिफाइड डेट्स पे ये इंस्ट्रूमेंट आपको देगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका दिया गया प्रिंसिपल मिलेगा और उस प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा कोई भी तीसरा एलिमेंट नहीं है। मसलन अगर हम बात करते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में क्या होता है कि इन्वेस्टर को इंटरेस्ट भी मिलता है और लास्ट में ऑप्शन होता है कि पैसे भी वापस ले सकता है या फिर शेयर्स भी वापस ले सकता है या शेयर्स भी ले सकता है। तो आपको कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में से एक तो इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरा प्रिंसिपल मिल सकता है, या फिर कंपनी के ऑर्डनरी शेयर्स भी मिल सकते हैं। तो क्योंकि
कन्वर्टेबल बॉन्ड इन्वेस्टर को शेयर्स में भी पे करता है, वो ये टेस्ट फेल कर जाएगा। याद रहे, फाइनेंशियल एसेट अगर आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के अलावा कोई भी और चीज देता है तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट पास नहीं करेगा। अगर के उसमें से मिलने वाले कैश फ्लोज में फकत इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल है तो ये टेस्ट पास हो जाएगा। अगर आपने कह दिया कि ये टेस्ट पास नहीं हो रहा तो ये जाएगा सीधा एफईटीपीएल पे। और अगर ये टेस्ट पास हो जाता है तो आपसे अगला टेस्ट पूछा जाएगा बिजनेस मॉडल टेस्ट। नाउ व्हाट इज बिजनेस मॉडल टेस्ट? ये आपसे एक स्पेसिफिक सवाल नहीं किया जाएगा, यानी इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट नहीं किया जाएगा। यह आपसे जनरली पूछा जाएगा हाउ इज बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव्ड, कि इन इंस्ट्रूमेंट से आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव किया जाता है। पहला, पहला ऑप्शन है HTM, के फाइनेंशियल एसेट से हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट होता है उनको मैच्योरिटी तक होल्ड करने से। So business objective is achieved by only collecting contractual cash flows until maturity not realizing market value changes by selling the financial assets। ये कहता है कि हम जब भी किसी कंपनी के बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, लोन नोट्स खरीदते हैं तो हमारी कंपनी इस मेच्योरिटी तक होल्ड ही करती है। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड्स की वैल्यू अगर कम या ज्यादा हो भी जाती है तो भी हम उसको मार्केट का भी बेचते नहीं हैं। इसको हम कहते हैं बिजनेस मॉडल टेस्ट। दूसरा ऑप्शन,
बोथ। तो ये कहता है कि एट टाइम्स इंस्ट्रूमेंट्स आर held until they mature, और कभी कभी हम बेच देते हैं टू रियलाइज द मार्केट वैल्यू चेंजेस। अच्छा, कभी कभी की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं इस पॉइंट पे आपको हाईलाइट कर रहा हूं कि मैं आपसे जनरली पूछ रहा हूं। जनरली से मेरा मकसद क्या है कि बिजनेस मॉडल टेस्ट में कभी भी इंस्ट्रूमेंट को स्पेसिफाई नहीं किया जाता। और यह सवाल पूछा जाता है जनरली। जबकि कैश फ्लो टेस्ट हर इंस्ट्रूमेंट को इशारा करके पूछा जाता है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट, मिसाल आपके पास 4 कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि कंपनी डब्ल्यू के जो बॉन्ड्स आपके पास हैं उसमें से आपको क्या मिलता है। आप बताएंगे कि इंटरेस्ट मिलता है और प्रिंसिपल मिलता है। मैं आपसे पूछूंगा कि कंपनी एक्स के बॉन्ड्स का क्या सीन है। आप कहते हैं कि इसकी किस्तें हैं, इंस्टॉलमेंट्स हैं, और उन इंस्टॉलमेंट्स में ही इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिलके मिल जाते हैं। मैं आपसे पूछूंगा कंपनी वाई का क्या सीन है। आप कहते हैं वो कन्वर्टेबल्स हैं। मैं कहता हूं कंपनी जेड के बॉन्ड्स का क्या सीन है। आप कहते हैं वो सुकूक है, इस्लामिक बॉन्ड्स हैं। तो मैं जो कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट आपसे कंफर्म करूंगा वो इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट होगा। वो हर एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अलग सवाल किया जाएगा। जबकि बिजनेस मॉडल टेस्ट में मैं कभी भी इंस्ट्रूमेंट को स्पेसिफाई नहीं करूंगा। मैं कभी भी आपसे इंस्ट्रूमेंट का नाम लेके नहीं पूछूंगा कि इसका क्या करना है। मैं आपसे जनरली पूछूंगा। तो पहला, आप ये कहते हैं कि हम तमाम तर इन्वेस्टमेंट्स को मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका हेल्ड टिल मैच्योरिटी। दूसरा, कि कुछ बॉन्ड्स को हम मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं और कुछ बॉन्ड्स को हम मार्केट में बेच भी देते हैं। तीसरा जवाब क्या आ सकता है कि हम तमाम तर बॉन्ड्स को मैच्योरिटी से पहले बेच देते हैं, हम कभी भी होल्ड करते ही नहीं। ठीक है, 3 पॉसिबल जवाब हमें मिल सकते हैं। पहला, कि हम तमाम फाइनेंशियल एसेट्स को मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं। दूसरा, कि कुछ को होल्ड करते हैं और कुछ को जरूरत आने पर बेच देते हैं। और तीसरा, कि सबको ही बेच देते हैं। इसमें अगर आपने तीसरा जवाब दे दिया
तो आपका एसेट जाएगा एफईटीपीएल पे। अगर आपने जवाब दिया हेल्ड टिल मैच्योरिटी का, तो उसको रखा जाएगा एट एमोटाइज्ड कॉस्ट। और अगर आपने दूसरा नंबर ऑप्शन दिया बोथ वाला, तो इसको रखा जाएगा एफई टीओसीआई पे। अब ये मैनेजमेंट ने डिसाइड नहीं करना कि आप फाइनेंशियल एसेट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ये बेसिकली एक सिस्टम है और आपका इंटेंशन है, जिससे पता चलेगा कि आपने किसी को अमोटाइज्ड कॉस्ट पे रखना है, एफईटी ओसीआई पे रखना है, या एफई टीपीएल पे रखना है। पहले बात करते हैं अमोटाइज्ड कॉस्ट की। एग्जाम्पल लेते हैं। से ड्रॉर लिमिटेड purchased bonds at $5 million par value. Coupon rate is 5%. And these are redeemable at par after 4 years. Say transaction cost was 164,540. लेट्स से हम, अच्छा इसको मैं चेंज करता हूं, रिडीमेबल at 2 lakh premium after 4 years. Effective interest is 5% per annum. अच्छा, अब हमने करना क्या है, पहले तो आपने बताना है कि आप इस फाइनेंशियल एसेट को इनिशियली किस वैल्यू पे रखेंगे।
इनिशियली हमने इसको रखना है फेयर वैल्यू पे। अगर इसकी फेयर वैल्यू नहीं गिवन तो जितने में आपने खरीदा है इसकी कॉस्ट ही इसकी फेयर वैल्यू हो जाएगी। हमने कितने में खरीदे हैं? 5 मिलियन पार वैल्यू पे। प्लस इनको खरीदने में जो हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट बियर की है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है वो उसमें प्लस करेंगे 1,64,000। 540 प्लस किया तो इनिशियली इसको रिकॉर्ड किया जाएगा 5,164,540 पे। अब इसको करेंगे अमोटाइज, तो ब्रॉड डाउन बैलेंस हमारे पास आएगा 5,164,540। इस पे हम लगाएंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट, माइनस करेंगे कूपन बैलेंस। इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना बताया? 5%। कैलकुलेट करके दें। 5,164,540 का 5% कितना बनेगा? 258,227। और कूपन कितना है? 5%। लेकिन कूपन हमेशा हमेशा किस पे लगेगा? पार वैल्यू पे। इफेक्टिव इंटरेस्ट हमेशा बीडी बैलेंस पे लगता है और कूपन हमेशा पार वैल्यू पे लगता है। पार वैल्यू है 25 लाख, सॉरी 50 लाख। 50 लाख का 5% 2.5 लाख। पहले साल हमें ये मिलेंगे, तो पहले साल हम डेबिट करेंगे कैश और बैंक 2.5 लाख से, क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि अब के बार हम इश्यूअर नहीं है, हमारे लिए इंटरेस्ट इनकम है 2,58,227। डिफरेंस कितना है वो हम डेबिट कर देंगे फाइनेंशियल एसेट में 8,227। तो अगर हम ओपनिंग बैलेंस 5,164,540 में प्लस कर दें 8,227 तो सीडी बैलेंस कितना आएगा? 5,172,767। अच्छा, ध्यान रहे कि पहले साल जो आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट बेयर की है इसको हमने पहले साल अपना खर्चा नहीं माना।
मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत हमने इस खर्चे को 4 सालों पे तकसीम करना है, ना कि सिर्फ किसी एक साल को गले में डालना है। दूसरा साल ओपनिंग बैलेंस कितना है? 572,767। इस पे आप लगाएंगे 5%। क्या बन रहा है इसका 5%? 638। ठीक है, जबकि हमें मिलेंगे कितने? 2.5 लाख। ठीक उसी तरीके से दूसरे साल में भी हम डेबिट करेंगे 2.5 लाख का कैश, क्रेडिट करेंगे 258,638, और डिफरेंस कितना है? 8,638। ये प्लस हो जाएगा हमारे ओपनिंग बैलेंस में। तो सीडी बैलेंस कितना आएगा दूसरे साल का? 518,1,405। ठीक है, तीसरा साल इस पे लगाएं 5%। $259,070। कैश मिलेगा वही 2.5 लाख। सीडी बैलेंस 5190, 475 लास्ट ईयर। फाइव 5190,475 5%। टू 559 523 पॉइंट। ठीक है, 524 259 524 मिलेंगे वही 2.5 लाख। सीडी बैलेंस 5.2 मिलियन। और देखिए हमने क्या कहा था, रिडीमेबल कितने पे है? इसको हम कहते हैं पूरा अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ने क्या किया, इसके जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी 1,64,540, ये भी बेसिकली
चार्ज कर दी 4 सालों के ऊपर, और आपका एसेट 4 साल के बाद 52 लाख पे आ गया। अब जब आप इसको रिडीम करवाएंगे तो हमें वहां से पैसे भी मिलेंगे यही, और ये जीरो हो जाएगा। यानी आखिर में हम डेबिट करेंगे कैश 52 लाख और क्रेडिट करेंगे फाइनेंशियल एसेट बाय द सेम अमाउंट 52 लाख। अच्छा, अब आप लोगों के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं? काइंडली अपने कीबोर्ड को एक्टिव रखिएगा, मुझे रिस्पॉन्ड करिएगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं सबके हाथ में अभी? ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, अब आप एक काम करें, अपने कैलकुलेटर पे इसका ओपनिंग बैलेंस टाइप करें 5164540। डन डन बोलते जाइएगा मुझे। ओपनिंग बैलेंस रखेंगे। और प्रेस कर दे इक्वल। प्रेस करें। तो जो दिखेगी और आगे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। अच्छा, ये जब आ गया तो अब आपने क्या करना है? ओके, वॉइस में ट्रबल है अभी भी? फिर आपने पहले टाइप की फिगर 5164540 और प्रेस कर दिया इक्वल। जब आपने इक्वल प्रेस किया तो उसके बाद आपने प्रेस करना है मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई का साइन प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर पे ANS और मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। ये आपकी स्क्रीन दिखेगी ऐसे। ठीक है, यहां तक अपडेट करें। अगर आपकी स्क्रीन पे अभी ANS यानी आंसर और मल्टीप्लाई का साइन है तो ओके, गुड। अब आप टाइप करेंगे 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, यानी अब आप क्या करोगे 1.05। ये 1.05 बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, 1 प्लस इफेक्टिव इंटरेस्ट कर रहा हूं। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि इफेक्टिव इंटरेस्ट 5% है, अभी इक्वल नहीं प्रेस करना है। अब आपकी स्क्रीन यूं होगी, आंसर इंटू 1.05। अभी इक्वल नहीं दबाना है।
अगले स्टेप में अब आप क्या करोगे, माइनस का साइन लगाएंगे और ब्रैकेट में कूपन इंटरेस्ट लिख देंगे। कूपन इंटरेस्ट कितना है, 2.5 लाख। अपडेट करें, कर दिया। अब आपकी स्क्रीन टोटल ये होनी चाहिए, एनएस इंटू 1.05 माइनस ब्रैकेट में 2.5 लाख। और ब्रैकेट ऑफ कर दे लास्ट में। फिर अब आप करें प्रेस इक्वल और मुझे बताएं कि आपके पास स्क्रीन पे क्या आंसर आ रहा है। ग्रेट, इट्स 5172767। अच्छा, अब एक बार और सिर्फ इक्वल प्रेस करिएगा, नथिंग एल्स, सिर्फ इक्वल प्रेस करें। तो आपके सामने दूसरे साल की फिगर आ गई 5181405। ठीक हो गया। अब तीसरी बार इक्वल प्रेस करें, थर्ड टाइम इक्वल। मेरे तक आंसर आ चुका है 5190476। ठीक है, ये हमारा तीसरे साल का आंसर आ गया। तीन साल हो गए, अब लास्ट ईयर प्रेस करें। गुड। ये बेसिकली हमारे कैलकुलेटर पे वेरीफाई करने के लिए हो सकता है। मोस्टली आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि ऐसा कोई बॉन्ड है या लोन नोट है जो कि हमारी कंपनी ने खरीदा है, उसकी इश्यू कॉस्ट या ट्रांजैक्शन कॉस्ट इतनी है, इफेक्टिव इंटरेस्ट इतना है, कूपन इंटरेस्ट इतना है। आप ये बताएं कि तीसरे साल के आखिर में या दूसरे साल के आखिर में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इसकी कैरिंग वैल्यू क्या होगी। तो 2 मार्क्स के सवाल के लिए ना तो एक्सेल यूज करना मुनासिब है और ना ही अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना मुनासिब है। तो अगर आपसे डायरेक्टली दूसरे तीसरे चौथे साल की फिगर पूछता है तो बेहतर क्या होगा कि आप ये शॉर्टकट यूज करें और उतने बार इक्वल प्रेस करके डायरेक्टली वैल्यू बता दें। अच्छा, लास्ट क्लासेस में जो हमने क्वेश्चन दिए थे, लेट्स से उसका कोई एक पार्ट उठाते हैं। ये एग्जाम्पल को अब आप खुद उस फॉर्मूला पे लेके आए। पहले आप ओपनिंग बैलेंस रखेंगे, इक्वल प्रेस कर देंगे, मल्टीप्लाई प्रेस करेंगे, 1 प्लस इफेक्टिव इंटरेस्ट माइनस एब्सोल्यूट कूपन इंटरेस्ट ब्रैकेट्स में, एंड देन इक्वल इक्वल प्रेस करते जाएं। तो अपने कैलकुलेटर पे एक बार ये वाले क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें, देखें आपसे सही हो रहा है, नहीं तो मैं एक बार और रिपीट कर दूं उसको। अच्छा, ऐसा भी पूछ सकता है, आपको ये कह दे कि तीसरे साल में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में क्या जाएगा
और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या दिखेगा? आपको दो मल्टी चॉइस क्वेश्चन दे सकता है और उसमें दो दो चीजें हो सकती हैं। आपने दोनों ऑप्शंस को मैच करना है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में क्या, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या दिखेगा। लेट्स से तीसरे साल का पूछ लेता है, तो आप दो बार इक्वल प्रेस करके डायरेक्टली तीसरे साल के बीडी बैलेंस पे आ जाएंगे। उस पे आप 7% हाथ से लगा के ये देख लेंगे कि तीसरे साल प्रॉफिट लॉस में कितना इंटरेस्ट दिखेगा, और वही इक्वल इक्वल वाले फॉर्मूला से 3 बार प्रेस करके आप ये देख लेंगे कि हमारे पास तीसरे साल के आखिर में बैलेंस शीट के अंदर क्या कैरिंग वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। बाकी दो चीजें और है, एक FVTPL है और एक FVTOCI है। आज के लिए मैं इसको यहां पे स्टॉप कर रहा हूं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे। फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में हम FVTPL और FVTOCI दोनों को निपटा देंगे। मीनवाइल अगर आपको हेल्प फॉर ट्रेडिंग क्या है, कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट या बिजनेस मॉडल टेस्ट में कोई भी समझने में मुश्किल हो, परेशानी हो, तो पूछ सकते हैं। ऑल्दो F7 में ये कोई इसको बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे नहीं लेके जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्लासिफिकेशन होती किस तरह से है।